यार अगर तुम लोग केसली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू में केसली के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में क्रिश्चियन केज के मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। जैक सेब्रे जूनियर के टोक्यो डोम मेन इवेंट करने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डेथ ट्रायंगल के ऑल इन पर मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे क्रिश्चियन केज की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के कसिनो गॉगलेट मैच के अंदर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के कसिनो गॉगलेट को जीत चुके गए। और क्रिश्चियन केज के कसिनो गॉगलेट को जीत जाने के बाद अब वो एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर है। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगे। बट गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू में क्रिश्चियन केज के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइज यहाँ पर WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज ओरिजिनली बहुत ही पहले कसिनो गॉगलेट को जीतने वाले थे। और आज से करीबन 2 महीने पहले एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज और सौरभ स्टिकलैंड के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर क्रिश्चियन केज के डबल और नथिंग के मेन इवेंट पर हार जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी डबल और नथिंग के फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर जब यहाँ पर कसिनो गॉगलेट किया फोरम के अंदर कर रही थी, तो ओरिजिनली यहाँ पर उस किया फोरम के अंदर क्रिश्चियन केज कसिनो गॉगलेट को जीतकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले थे। बट एईडब्ल्यू कंपनी ने लास्ट मिनट के ऊपर उनके प्लान को चेंज कर दिया और एईडब्ल्यू कंपनी ने ये डिसाइड किया कि फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर क्रिश्चियन की जगह विल ऑस्प्रे कंपीट करेंगे। और क्योंकि विल ऑस्प्रे यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर सौरभ स्टिकलैंड को ऑल इन से पहले फेस करना चाहते थे, तो इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने किया फोरम में डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन की जगह विल ऑस्प्रे को जिताकर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पर वर्ल्ड टाइटल का मौका दिया। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद से ही एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट क्रिश्चियन से काफी इंप्रेस थी। और जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज अपने आप को टीवी पर प्रेजेंट करते गए, उससे यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट काफी इंप्रेस है। और एईडब्ल्यू कंपनी 3 महीने पहले ही से क्रिश्चियन को दोबारा से वर्ल्ड टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर बनाना चाहती थी। और अब यहाँ पर फाइनली 3 महीनों के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑनलाइन के ऊपर उनके प्लान को एग्जीक्यूट किया और क्रिश्चियन केज एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज कभी यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के जीवन क्लाइमेक्स विनर जैक सेब्रे जूनियर की। वेल बात करें जैक सेब्रे जूनियर की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन पर जैक सेब्रे जूनियर की कम्पीट करने के बाद जैक सेब्रे जूनियर ने यूके में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम को लेकर बात की, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर ने एक बार फिर से ये क्लियर किया है कि वो यहाँ पर NJPW के रसल किंगडम के ऊपर जीवन क्लाइमेक्स विनर की जगह IWGP वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर वॉक इन करना चाहते गए। और इसीलिए वो यहाँ पर NJPW के अंदर जीवन क्लाइमेक्स को जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप रसल किंगडम पर ना लड़कर बल्कि NJPW के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर लड़ेंगे। और वो यहाँ पर नाइटो को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वर्ल्ड टाइटल के साथ रसल किंगडम के ऊपर वॉक इन करेंगे। और जैक सेब्रे जूनियर के फर्स्ट फॉरेन जीवन क्लाइमेक्स विनर बनकर रिकॉर्ड बनाने के बाद जैक सेब्रे जूनियर रसल किंगडम के ऊपर एक और नया रिकॉर्ड बनाना चाहते गए, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर NJPW के वो पहले फॉरेन रेसलर बनना चाहते गए जो NJPW के रसल किंगडम के मेन इवेंट को जीतेंगे। और जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि वैसे तो अर्ली 90s में काफी सारे फॉरेन रेसलर्स ने टोक्यो डोम के अंदर मैच को जीता है, बट गाइस यहाँ पर जब से NJPW का रसल किंगडम शुरू हुआ है तब से यहाँ पर पिछले 19 सालों के अंदर कोई भी फॉरेन रेसलर रसल किंगडम के मेन इवेंट पर नहीं जीता है। और हमेशा से ही रसल किंगडम के मेन इवेंट के ऊपर कोई ना कोई जापानीज रेसलर जीतता है। बट जैक सेब्रे जूनियर वो पहले फॉरेन रेसलर बनना चाहते गए जो NJPW के रसल किंगडम के मेन इवेंट को जीतेंगे। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि न्यू जापान के अंदर जैक सेब्रे जूनियर रसल किंगडम के मेन इवेंट को जीतते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्कॉट डोमोरे की न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। वेल बात करें मैपल लीफ रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्कॉट डोमोरे यहाँ पर कनाडा के अंदर उनकी कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग
स्टार्ट कर चुके गए और इस कंपनी के अंदर काफ़ी सारे बड़े रेसलर्स को ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया गया है। और अब यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर स्कॉट डुमोरे ने पहला मैच अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग ने ये अनाउंस कर दिया है कि 19 अक्टूबर को मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के ऊपर AEW सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता TNA सुपरस्टार जॉस एलेक्जेंडर को फेस करने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्कॉट डुमोरे की इस शो के ऊपर और कौन कौन से बड़े मैचेज होते गए और मैपल लीफ रेसलिंग उनका चैंपियनशिप कम क्राउन करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में कीथ ली के रिटर्न होने की। बल गाइज बात करें अगर यहाँ पर कीथ ली की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कीथ ली यहाँ पर पिछले 1 साल से AEW पर हमें देखने को नहीं मिले गए। और वैसे तो कीथ ली यहाँ पर इंजरी की वजह से AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइज इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही गए कि कीथ ली पॉसिबली AEW के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने का वेट कर रहे गए और जैसे ही कीथ ली का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है वो पॉसिबली WWE के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑलरेडी WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर इस साल कीथ ली को बैक स्टेज एरिया पर कैमराज के ऊपर देखा गया था। और गाइज AEW में भी काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि कीथ ली यहाँ पर WWE पर वापस जाने वाले गए। और गाइज फाइटफुल का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर AEW के अंदर कीथ ली के रिटर्न होने को लेकर दूर दूर तक कोई भी बातें नहीं हो रही गए और लोगों को ये भी नहीं पता है कि कीथ ली की इंजरी की करंटली क्या सिचुएशन है। वेल गाइज मुझे भी इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि कीथ ली यहाँ पर पॉसिबली उनके कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने का वेट कर रहे गए और वो यहाँ पर WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइज ये तो बात है कीथ ली के WWE पर रिटर्न करने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन पर ट्रियो चैंपियनशिप के ओरिजिनल प्लान की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर पैक और BCC AEW के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए। और अब यहाँ पर इस मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि ओरिजिनली AEW के ऑल इन के ऊपर इस मैच के अंदर BCC होने ही नहीं वाली थी और ओरिजिनली टोनी खान के प्लान्स के हिसाब से AEW के ऑल इन के ऊपर पैक के साथ क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूटा की जगह पैक के फैक्शन के मेंबर लूचा ब्रोज होने वाले थे। और ओरिजिनली AEW कंपनी ना कि ऑल इन पर डेथ ट्रायंगल को बुक करने वाली थी, बल्कि AEW कंपनी ऑल इन के ऊपर लूचा ब्रोज और पैक को ट्रियो चैंपियन बनाने वाली थी। बट गाइज क्योंकि लूचा ब्रोज AEW को लीव करना चाहते गए तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने यह फैसला किया कि लूचा ब्रोज को ऑल इन के ऊपर फीचर नहीं किया जाएगा। और टोनी खान जहां ओरिजिनली डेथ ट्रायंगल को चैंपियन बनाने वाले थे, वहीं टोनी खान ने लूचा ब्रोज को शो से हटाकर व्हीलर यूटा और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को इस मैच के अंदर बुक किया। और अब यहां पर लूचा ब्रोज के WWE पर जाने की वजह से टोनी खान ने यहां पर AEW के अंदर पैक और BCC को चैंपियन बनाया है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर लूचा ब्रोज का डेब्यू कब होता है और WWE के अंदर लूचा ब्रोज का जाना लूचा ब्रोज के करियर पर क्या इम्पैक्ट डालता है। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।